सुनेंगे पीएम मोदी ने तमिलनाडु को दी बड़ी सौगात की। वक्फ बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी की, किसानों ने मोदी सरकार को दी चेतावनी की। वक्फ बिल को लेकर बिहार में मचे सियासी संग्राम की, बीजेपी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बड़े बयान किए। बात करेंगे भारत ने म्यांमार को दी बड़ी राहत की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे पंजाब कांग्रेस के मिशन 2027 की तैयारियों को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून लागू होने की तारीख केंद्र तय करेगी। मुस्लिम संगठनों का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में मामला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बिल अब कानून पर 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन याचिकाओं में कहा गया कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है। यह एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। इस पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। इस बिल अब कानून को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, जबकि 95 ने इसका विरोध किया है। वहीं लोकसभा में देर रात 2 अप्रैल को पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। बीजेपी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण दिन है, हमें भारत की प्रगति की दिशा में काम करने और एक विकसित भारत के सपने को साकार करने की हमारी अद्वितीय प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई। हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित किया। यह महत्वपूर्ण दिन हमें भारत की प्रगति की दिशा में काम करने और एक विकसित भारत के सपने को साकार करने की हमारी अद्वितीय प्रतिबद्धता को दोहराता है। पीएम मोदी ने लिखा, भारत के लोग हमारी पार्टी के सुशासन के एजेंडे को देख रहे हैं जो पिछले वर्षों में हमें मिले ऐसे ऐतिहासिक जनादेश में भी परिलक्षित होता है। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या देश भर में विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव हो, हमारी सरकारें समाज की सेवा करना और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना जारी रखेंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, देश में यूसीसी लागू होना जरूरी, संविधान निर्माता भी इसके हक में थे। राज्य और केंद्र से की कानून बनाने की अपील। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होना बहुत जरूरी है। इससे सभी नागरिकों को, खासकर महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वो मिलकर ऐसा कानून बनाएं। यह टिप्पणी जस्टिस हंचाटे संजीव कुमार की सिंगल जज बेंच ने एक पारिवारिक संपत्ति विवाद के मामले में की। यह मामला मुस्लिम महिला शहनाज बेगम की मौत के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर था, जिसमें उनके भाई बहन और पति के बीच विवाद हुआ। कोर्ट ने इस मामले के बहाने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सवाल उठाया और कहा कि यह कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार है, जबकि मुस्लिम कानून में भाई को मुख्य हिस्सेदार और बहन को कम हिस्सेदार माना जाता है, जिससे बहनों को कम हिस्सा मिलता है। कोर्ट ने कहा कि यह असमानता संविधान के अनुच्छेद 12 समानता का अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने बताया कि गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्य पहले ही यूसीसी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। इस वजह से अब केंद्र और बाकी राज्यों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी केंद्र और कर्नाटक सरकार के कानून साथियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु को पीएम मोदी ने दी सौगात, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज का किया उद्घाटन। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने बहुप्रतीक्षित न्यू पवन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। यह पुल मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। यह तटीय बुनियादी ढांचे में कनेक्टिविटी और नवाचार का एक आधुनिक प्रतीक है। न्यू पवन रेल ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने रामेश्वरम तांबरम चेन्नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाई है। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना 2.8 किलोमीटर लंबा यह पुल 99 स्पैन से लैस है। इसमें अत्याधुनिक 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट सेक्शन है। ये लिफ्ट मैकेनिज्म इसे 17 मीटर तक ऊपर उठने की अनुमति देता है, जिसमें जहाजों को गुजरने में मदद मिलती है। साथ ही ट्रेन के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है। 4 मई को एमएसपी पर कानून नहीं बना तो करेंगे बड़ा आंदोलन, किसान नेता डल्लेवाल ने सरकार को दी चेतावनी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 4 मई को होने वाली बैठक में एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनती तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। घनौर की अनाज मंडी में हुई महापंचायत में डल्लेवाल ने कहा कि भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस महापंचायत में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई और सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की गई। इस महापंचायत का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के जिला अध्यक्ष जोरावर सिंह बलवेरा व जिला महासचिव जगदीप सिंह अलोना ने किया। जलवेदा भाना सिद्धू, मान सिंह राजपुरा और अन्य प्रमुख व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
पीएम मोदी ने श्रीलंका से लौटते वक्त उड़ते विमान से किया श्री राम सेतु का दर्शन। लिखिए अद्भुत बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का 3 दिवसीय दौरा बीते दिन संपन्न हो गया। कोलंबो से लौटते समय जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान रामेश्वरम में समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था, उसी दौरान उन्होंने विमान में बैठे श्री राम सेतु का दर्शन किया। रामनवमी के दिन श्री राम सेतु का उड़ते विमान से दर्शन करना, यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है। इसे देखकर आपको भी गर्व महसूस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, कुछ समय पहले श्रीलंका से लौटते समय मुझे राम सेतु के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और एक दिव्य संयोग की बात है कि यह उसी समय हुआ जब अयोध्या में श्री रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था। दोनों के दर्शन करके धन्य हो गया। प्रभु श्री राम हम सभी को जोड़ने वाली शक्ति है, उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। असली गिरगिट कौन? वक्फ बिल को लेकर बिहार में सियासी संग्राम, राजद और जदयू में जोरदार भिड़ंत। बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। वहीं संसद में वक्फ बिल के पास होने के बाद राज्य में भयंकर राजनीतिक तूफान बड़ा कर दिया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को कड़ा करने के लिए बनाया गया यह कानून एनडीए और महागठबंधन के बीच टकराव का विषय बन गया है। इसके बाद वाक युद्ध, पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। विवाद के केंद्र में जेडीयू का इस विधायक का समर्थन है, जिसकी विपक्ष खासकर आरजेडी ने तीखी आलोचना की है। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गिरगिट बताते हुए पोस्टर लगाया है। जवाब में जदयू ने लालू प्रसाद पर भी आरोप लगाया है। जदयू ने 2010 में लोकसभा में दिए गए लालू प्रसाद के भाषण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने वक्फ संपत्ति के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की थी। जदयू का कहना है कि लालू प्रसाद अब इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। अपना बचाव करते हुए जेडीयू ने दावा किया कि उसने जेपीसी द्वारा इसकी सभी 5 प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद ही कानून का समर्थन किया। पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरा ने इसमें भूमि को राज्य सूची के तहत रखना और सुनिश्चित करना कि कानून भावी रूप से लागू हो, अपंजीकृत वक्फ भूमि पर धार्मिक संरचनाओं की स्थिति को सुरक्षित करना, विवादों को सुलझाने वाले अधिकारियों के पद को बढ़ाना और डिजिटलीकरण की समय सीमा को बढ़ाना शामिल है। भ्रष्टाचार की अम्मा है कांग्रेस, सपा के खत्म होने तक अखिलेश रहेंगे अध्यक्ष। यूपी के डिप्टी सीएम ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केशव ने उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा बताया। साथ ही अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के समाप्त होने तक वह ही अध्यक्ष रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद गाजियाबाद में महर्षि कश्यप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बोल रहे थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि आजकल सपा वाले बहुत उछल रहे हैं। उनके पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। परिवार के लोगों को सांसद और विधायक बनाने का फार्मूला है। सपा सरकार में गाजियाबाद से गाजीपुर तक अराजकता थी। प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था। उन्होंने कहा कि संसद में एक वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को 25 साल तक अध्यक्ष बने रहने का आशीर्वाद दिया है। अब सपा के समाप्तवादी पार्टी बनने तक अखिलेश यादव ही अध्यक्ष रहेंगे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की सफलता को अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे बर्दाश्त नहीं कर पाए। सवाल उठाते हुए कहा कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया है, क्या वो संकल्प भ्रष्टाचार की अम्मा कांग्रेस ले सकती थी? कांग्रेस ने गरीबों को गरीब, किसानों को बदहाल बनाने और देश में आतंकवाद को आमंत्रित करने का पाप किया है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने पीएम मोदी से मिलने का मांगा समय, सौंपेंगे ज्ञापन, परिसीमन को लेकर कही बड़ी बात। तमिल को लेकर चल रहे भाषा विवाद के बीच पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर है। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की, लेकिन हालांकि उनके कार्यक्रम में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन शामिल नहीं हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। सीएम स्टालिन ने एक आधिकारिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि तमिलनाडु के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगे। सीएम स्टालिन ने कहा कि मोदी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में संसद में एक प्रस्ताव पारित हो। इससे परिसीमन से संसदीय सीट में कमी आएगी। इसके बारे में पूछना हमारा अधिकार है, साथ ही हमारे भविष्य के लिए चिंता का विषय भी है। उन्होंने कहा पुडुचेरी को मिलाकर यहां 40 संसदीय सीट होगी, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार परिसीमन के जरिए हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। भारत ने म्यांमार के लिए बढ़ाई मदद। C-17 विमान भूकंप पीड़ितों के लिए लेकर पहुंचा 31 टन अतिरिक्त सामग्री। भारत ने म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद का दायरा बढ़ा दिया है। भारत ने म्यांमार भूकंप पीड़ितों के लिए 31 टन और राहत सामग्री भेजी है। इसमें भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल के लिए जरूरी सामान भी शामिल है। यह सहायता C-17 ग्लोब मास्टर से भेजी गई। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विमान ने गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। भारत ने म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए दवाइयां, कपड़ों के अलावा सैकड़ों टन अनाज भी भेजा है, ताकि भूकंप पीड़ितों को भूखमरी से बचाया जा सके। बता दें कि भारत ने भूकंप से हुई तबाही के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से राहत अभियान शुरू किया था। इस बीच भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि 405 टन चावल सहित 442 टन राहत सामग्री लेकर आईएनएस घड़ियाल शनिवार सुबह यांगून पहुंच गया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजदूत अभय ठाकुर ने राहत सामग्री यांगून क्षेत्र के मुख्यमंत्री यू सोई थीन को सौंपी। इससे पीड़ितों को राहत मिलेगी।
ट्रंप और मस्क के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारी बोले, दोनों मिलकर देश को कर रहे नष्टबंदी से सब परेशान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलन मस्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका में सरकारी नौकरियों से छटनी, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार, टैरिफ और अन्य मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे देश में रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और मस्क को अमेरिका के लिए खतरा बताया और कहा कि दोनों मिलकर देश को नष्ट करने में लगे हैं। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन में नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों, LGBTQ+ वकील, पूर्व सैनिक कर्मियों और चुनाव कार्यकर्ताओं सहित 150 से अधिक समूह शामिल हुए। हजारों प्रदर्शनकारी अमेरिका भर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और सरकारी आदेशों, जिसमें टैरिफ भी शामिल है। केरल, आंध्र समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश के जताए आसार। गुजरात, राजस्थान और हिमाचल की लू की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश और दिल्ली और पंजाब में गर्मी बढ़ेगी। आज देश के कई हिस्सों में मौसम करवट लेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, गुजरात में लू का असर बना रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब समेत 6 राज्यों के कुछ हिस्सों में भी गर्मी बढ़ेगी। वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और मेघालय समेत 8 राज्यों में बारिश हो, तेज हवाएं चलने के आसार है। इन इलाकों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आ सकती है और बिजली गिरने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंध्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में ओले भी गिर सकते हैं। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में 9 अप्रैल तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। 8 अप्रैल से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर